हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, यू लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की कौन सी 3 जनरेशंस थी, उनमें कौन कौन से राइट्स इन्वॉल्व्ड है। जनरेशंस का बेसिकली सा मतलब यही है कि कौन से राइट्स कब आए। ठीक है, कौन से राइट्स ह्यूमन राइट्स में इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, उन राइट्स की हम बात करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड स्क्रीन पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो मैंने आपको काफी बार बताया है कि जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है वैसे वैसे राइट्स भी बदलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी वैसे ही क्राइम भी बढ़ेगा। ठीक है, लोगों के राइट्स भी उतने ज्यादा ही वायलेट होंगे। इसीलिए सोसाइटी बदलेगी तो राइट्स को भी बदलना पड़ेगा, उन्हें और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज करना पड़ेगा राइट्स का स्कोप। वही यहाँ पर लिखा है कि जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है, ठीक है, इंडिविजुअल की सेफ्टी को खतरा बढ़ता है। ठीक है, और डेवलपमेंट की जरूरत महसूस होती है तो राइट्स को रिवाइज किया जाता है और एनलार्ज किया जाता है। क्यों किया जाता है? सो एज टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, राइट। सो हम ह्यूमन राइट्स का रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलता है? जो 3 जनरेशंस है ह्यूमन राइट्स की, उनका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मोटो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो लिबर्टी को सिंबलाइज करता है, जो सेकेंड जनरेशन है वो इक्वालिटी की तरफ झुका हुआ है, और जो थर्ड जनरेशन है वो फ्रेटर्निटी की बात करता है। समझ रहे हो? इस तरीके से 3 जनरेशंस में हमें किसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, राइट। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या थे, अब हम वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे लिबर्टी कैसे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो पहला पॉइंट है, फर्स्ट जनरेशन राइट्स कंप्राइज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के राइट्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, रिलीजियस फ्रीडम एटसेट्रा। ये सारी चीजें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के राइट्स हैं हमारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सेकेंड पॉइंट, these are the most important rights of the individual against government interference। ठीक है, सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो राइट्स हमें मिलते हैं वो फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड होंगे, यानी गवर्नमेंट इन राइट्स को हाथ भी नहीं लगा सकती। ठीक है, साफ बात ये है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि ये राइट्स आपके डेमोक्रेटिक राइट्स बन गए। ठीक है, जो ये फर्स्ट जनरेशन के राइट्स हैं ये धीरे धीरे आपके डेमोक्रेटिक राइट्स बन गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं राइट्स ने एक वे बनाया ताकि आपके सेकेंड जनरेशन के राइट्स इवॉल्व हो सके। ठीक है, इन्हीं की वजह से ही सेकेंड जनरेशन के जो राइट्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ। सो फोर्थ पॉइंट में देखो कैसे इवोल्यूशन हुआ है, वो यहाँ पे लिखा है, द कोर्ट्स इन इंडिया सॉट टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ द राइट टू लाइफ। ठीक है, टू इंक्लूड द राइट टू हेल्थ केयर एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, बोथ ऑफ विच आर सेकेंड जनरेशन राइट्स। देखो कैसे इवॉल्व किया है कोर्ट ने। राइट टू लाइफ को कोर्ट बहुत ज्यादा इवॉल्व करता हुआ आया है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो अभी तो आपको समझ में आएगा कि जो राइट टू लाइफ है हमारा, ठीक है, एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको कोर्ट ने बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है। मतलब ये राइट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है इस राइट का स्कोप। सो इस राइट में क्या इंक्लूड किया है सुप्रीम कोर्ट ने? राइट टू हेल्थ केयर, क्लीन एटमॉस्फेयर, और ये सारे राइट्स कौन से हैं? ये तो सेकेंड जनरेशन के राइट्स हैं। तो इसी तरीके से सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। सो फर्स्ट जनरेशन के राइट्स आए कहाँ से? ये बेसिकली आए हैं 17th एंड 18th सेंचुरी की रिफॉर्मिस्ट थ्योरीज से निकल के। ठीक है, और ये सारी रिफॉर्मिस्ट थ्योरीज आर एसोसिएटेड विद इंग्लिश, अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो ये जो रिफॉर्मिस्ट थ्योरीज हैं ये एसोसिएटेड हैं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंग्लिश, अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सिक्स्थ पॉइंट, सो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को हम नेगेटिव राइट्स कहते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे टर्म्ड एज लिखा है, इसको टर्म्ड एज कर लीजिएगा, एम लगा लीजिएगा।
सॉरी, ठीक है, गलती हो गई मेरे से। सो दीज राइट्स में बी टर्म्ड एज नेगेटिव राइट्स। क्यों हम इन्हें नेगेटिव राइट्स कहेंगे? बिकॉज गवर्नमेंट को इन राइट्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ना ही वायलेट करना चाहिए, ठीक है। इन राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती है गवर्नमेंट और ना ही इनके बीच में आकर इन्हें वायलेट कर सकती है, छीन नहीं सकती इन राइट्स को एक सिटीजन से, ठीक है। इसीलिए ये नेगेटिव राइट्स हैं, ठीक है। कोई रेस्ट्रेन लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इसीलिए इन्हें नेगेटिव राइट्स कहा जाता है। गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी काम यार नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से ये राइट्स सिटीजन्स के वायलेट हों, ठीक है। ऐसा कोई भी काम गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। सो ये राइट्स सिटीजन्स को किन किन चीजों से बचाते हैं? ये राइट्स सिटीजन्स को बचाते हैं टॉर्चर से, अनयूजुअल पनिशमेंट से, डिनायल ऑफ हेबीज कॉर्पस से। हेबीज कॉर्पस क्या है? ठीक है, हेबीज कॉर्पस एक रेट है यार, ठीक है, जो आपको अनलॉफुल डिटेंशन से बचाती है। इसका मीनिंग अभी चेकआउट कर लीजिए, बहुत जरूरी चीज है। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस, ठीक है। इन सारी चीजों से इम्प्रिजनमेंट विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस का मतलब है प्रॉपरली प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए और ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं किए गए हैं। सो बिना प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किए हुए किसी को भी अरेस्ट कर लिया गया है, विच इज रॉन्ग। सो इन सारी चीजों के अगेंस्ट सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये फर्स्ट जनरेशन के ह्यूमन राइट्स। सो फर्स्ट जनरेशन राइट्स में आपने देख लिया लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कैसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से इंडिविजुअल को फ्रीडम दे रहे हैं उसकी, ठीक है, जो उसकी फ्रीडम नेसेसरी और उसे मिलनी चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। फर्स्ट जनरेशन के राइट्स हमें लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स की तरफ। तो सेकेंड जनरेशन के राइट्स कहते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? इक्वालिटी देखने को मिलेगी, राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दूसरा मोटो इक्वालिटी, अब हमें वो देखने को मिलेगी। सो विद द ग्रोइंग कॉन्शियसनेस अमंग डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस, ठीक है, जो सोसाइटी में डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं, ठीक है, जो कमजोर सेक्शंस है सोसाइटी के, एंड देयर सिंपैथाइजर्स, मतलब जो उन सेक्शंस की हेल्प करते हैं, ठीक है, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके बीच में एक तरीके से कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। इट वॉज रियलाइज्ड दैट द फर्स्ट जनरेशन राइट्स वर नॉट सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सो धीरे धीरे हमें ये महसूस हुआ कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इतने सफिशिएंट नहीं है कि वो जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी में उनका ध्यान रख सके, उनको बचा सके, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, इतने सफिशिएंट नहीं है। फिर सेकेंड पॉइंट में देखो, हेंस सम न्यू राइट्स वर एडेड। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था, जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है, जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती है, वैसे वैसे राइट्स का स्कोप भी बढ़ता है और नए राइट्स को इन्वॉल्व भी किया जाता है। वही यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे हमें फील हुआ कि भाई अब फर्स्ट जनरेशन के राइट्स सफिशिएंट नहीं थे, तो अब हमें क्या करना था? हमें न्यू राइट्स को ऐड करना था, तो वही हमने किया। सम न्यू राइट्स वर एडेड टू द लिस्ट which required the state to play positive role in extending help to the needy sections. So अब यहाँ पे स्टेट का रोल क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। कैसे पॉजिटिव है? कि वो हेल्प पहुंचाएगा उन सेक्शंस को जिसको जरूरत है, जो वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको जरूरत है जिन चीजों की, जिन नेसेसिटीज की उन्हें जरूरत है, वो स्टेट उन्हें देगा। यानी स्टेट का रोल पॉजिटिव है, वो इंटरफेयर कर रहा है अब, राइट, हमारी हेल्प कर रहा है, इसीलिए स्टेट का रोल पॉजिटिव है। थर्ड पॉइंट, सो अब ये राइट्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ये राइट्स इंक्लूड करते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू हाउसिंग एटसेट्रा। अब ये सारे राइट्स आप कैसे अचीव कर सकते हो? ये सारे राइट्स अचीव हो सकते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की वजह से, ठीक है, उन्हीं के थ्रू आप इन चीजों को अचीव कर सकते हो, एंड सोशल लेजिस्लेशंस की वजह से, ठीक है। सो सोशल लेजिस्लेशंस का मतलब क्या होता है? सोशल लेजिस्लेशंस का यार मतलब होता है ऐसे लॉज बनाना, ठीक है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शंस हैं एंड वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको रिलीफ मिल सके, उनको हेल्प मिल सके, ठीक है, इसीलिए इन्हें सोशल लेजिस्लेशंस कहा जाता है। सोसाइटी के लिए लॉज बनाना, पर्टिकुलरली जो सोसाइटी के वीक सेक्शंस है। एग्जाम्पल क्या होगा सोशल लॉज का? सोशल लॉज का एग्जाम्पल होगा आपका
जो अनाथालय हैं उनको हेल्प पहुंचाना, ठीक है, जो अनाथालय है उनको हेल्प पहुंचाना, जो ओल्ड एज होम्स है वो बनाना, ठीक है, डिसेबल एंड सिक पीपल के लिए कुछ करना, अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए करना, ठीक है, ये सारे ऐसे लॉज बनाना, इनको सोशल लेजिस्लेशंस कहेंगे। एंटी डाउरी लॉज हो गए, ठीक है, एंटी डाउरी लॉज हो गए, दहेज न लेने वाले लॉज जो होते हैं ऐसे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, प्रोहिबिटेड है दहेज लेना, ठीक है, एंटी डाउरी लॉज हो गए। लॉज कंसर्निंग अबॉलिशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, इमेंसिपेशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर एक्सेट्रा, ऐसे लॉज बनाना इज सोशल लेजिस्लेशन। लिखने की जरूरत नहीं है इन सारी चीजों को, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ताकि आपको मीनिंग क्लियर रहे, ठीक है। द सेकेंड जनरेशन राइट्स आर बेस्ट प्रोटेक्टेड बाय अ वेलफेयर स्टेट। तो अब हम ये तो साफ बिल्कुल दिख रहा है कि भाई जो सेकेंड जनरेशन के राइट्स है वो हमें एक वेलफेयर स्टेट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट ही ये राइट्स हमें दे सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ है हमारे सामने। ये राइट्स हमें पूरे वर्ल्ड में यार देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्यों देखने को मिलते हैं, बिकॉज ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो खुद को वेलफेयर स्टेट मानती हैं, इसीलिए उनकी ड्यूटी है कि वो राइट्स प्रोवाइड करें अपने सिटीजन्स को, इसीलिए ये जो सेकेंड जनरेशन के राइट्स हैं ये हमें ज्यादातर कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज खुद को आज क्या मानती है, एक वेलफेयर स्टेट मानती है, इसीलिए ये राइट्स वो हर सिटीजन को देती है, इसीलिए ये हमें ज्यादातर कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। ये राइट्स कहाँ इंक्लूडेड है, ये राइट्स इंक्लूडेड है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में, ठीक है, यहाँ पे ये राइट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने, राइट। फर्स्ट जनरेशन के जो राइट्स थे यार वो नेगेटिव राइट्स थे, ठीक है, मतलब वो गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में, और गवर्नमेंट को ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन के राइट्स वायलेट हो, राइट। लेकिन सेकेंड जनरेशन के जो राइट्स हैं इंडिविजुअल के, वो पॉजिटिव रोल दिखाते हैं स्टेट का, स्टेट को एक पॉजिटिव कैरेक्टर देते हैं, कहते हैं नहीं स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है, और वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए ताकि इंडिविजुअल की लाइफ में सुधार आए, ठीक है, जो नीडी सेक्शंस हैं उन्हें हेल्प मिल सके। तो यही डिफरेंस है आपका फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के राइट्स में। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात की गई है इस सेकेंड जनरेशन के राइट्स में, ठीक है। ये राइट्स जो हैं ये राइट्स लिंक्ड हैं आपके रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है, एंड रशियन रिवॉल्यूशन बेसिकली किस पे बेस्ड था, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, सोशल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे। तो आ गए ना हम इक्वालिटी पे, मैंने आपसे कहा था फर्स्ट जनरेशन आपको लिबर्टी के बारे में बताएगी, सेकेंड जनरेशन आपको इक्वालिटी के बारे में बताएगी। स्टेट ऐसे वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करेगा ताकि जो वीकर सेक्शंस हैं उन्हें भी इक्वल हेल्प मिल सके, इक्वल नीड्स जो है उनकी पूरी हो सके, इक्वल नेसेसिटीज मिल सके जितने की बाकी सेक्शंस को मिल रही है, ठीक है, जितना कि सोसाइटी में सबके पास है उतना ही गरीबों के पास भी होना चाहिए, ठीक है, इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ नहीं आनी चाहिए। तो एक तरीके से स्टेट क्या कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से स्टेट इक्वालिटी लाने की तो कोशिश कर रहा है, जो चीज़ों की ज़रूरत है जिस सेक्शन को उसे प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो भी एक लेवल पर आ सके, जो सोसाइटी का लेवल है उस लेवल पर जो वीकर सेक्शंस हैं उठकर आ सके, ठीक है। इसी तरीके से इक्वालिटी मेंटेन होगी, और यहाँ पे जो बेसिस है क्या कहते हैं इन राइट्स का, वो भी सोशल इक्वालिटी ही है, राइट। अब क्या ये राइट्स तुरंत आ जाएंगे? नहीं, ये राइट्स तुरंत नहीं दिए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सारे रिसोर्सेस की ज़रूरत होगी, है ना, आपको सबको हेल्प पहुंचानी है, तो इतने सारे वीकर सेक्शंस है सोसाइटी में, क्या एक बार में हेल्प पहुंच जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेस को लाना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए इनके रियलाइजेशन में इनके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स की तरफ, जहां पर हम देखेंगे फ्रेटर्निटी हमें कैसे देखने को मिलती है, ठीक है, कैसे ये राइट्स फ्रेटर्निटी से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि थर्ड मोटो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। यहाँ पे हमें हर कंट्री में देखो हमें कल्चरल माइनॉरिटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। कल्चरल माइनॉरिटीज बेसिकली वो होती हैं जो नंबर में काफी कम रहते हैं, ठीक है, उनका कल्चर इतना फैला हुआ नहीं है जितना कि बाकी डोमिनेंट कम्युनिटीज का फैला हुआ कल्चर है, ठीक है। बाकी जो डोमिनेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनका कल्चर काफी वाइड है, ठीक।
सो कल्चरल माइनॉरिटीज बेसिकली नंबर में काफी कम रहते हैं, ठीक है। इनका कल्चर इतना फैला हुआ नहीं रहता है। जो डोमिनेंट कल्चर के लोग रहते हैं उनका कल्चर काफी दूर दूर तक फैला हुआ रहता है कंट्री में, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटीज एक छोटे से एरिया में ही सिमट कर रह जाते हैं, वो अपना कल्चर ज्यादा दूर तक पहुंचा नहीं पाते हैं, ठीक है। अपनी ही कम्युनिटी में रहकर वो जीते हैं। सो कल्चरल माइनॉरिटीज को काफी सारी इनसिक्योरिटीज भी हो जाती हैं। उन्हें इनसिक्योरिटीज ये हो जाती है, कहीं उन्हें डोमिनेंट कल्चर में जाके मिलना ना पड़े, ठीक है। कहीं उनकी जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है अपने कल्चर की, कहीं वो तो खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। यही सारे फियर्स रहते हैं कल्चरल माइनॉरिटीज में। इसी वजह से काफी बार यार वो राइट्स भी करते हैं, दंगे भी करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी एक आइडेंटिटी बनी रहे, आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए, है ना। ये डर उन्हें हमेशा सताता है। तो वो कल्चरल माइनॉरिटीज क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं जो उनके सेलिएंट फीचर्स हैं, जो उनका नेचर है, ठीक है, जैसे कि जो उनका कल्चर है, उसमें जो उनकी लैंग्वेज है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जहाँ वो पूजा करते हैं, जो उनका ड्रेस कोड है या उनका फूड स्टाइल है, जो उनका आर्ट एंड क्राफ्ट है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ें कहीं खो ना जाए, है ना। ये सारा डर उन्हें रहता है बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स अटैच टू द ओरिजिनल कल्चर। उनके जो सेंटिमेंट्स अटैच्ड है, ठीक है, वो जो भावनात्मक लगाव है उनका अपने कल्चर से, वो उसे बचा कर रखना चाहते हैं। बस वो अपना कल्चर एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री में उन्हें डर लगता है कि जो उनका कल्चर है कहीं मिक्स ना हो जाए डोमिनेंट कल्चर के साथ, ठीक है, और उन्हें भी वही ना फॉलो करना पड़े। ये इनके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है। यही चीज सेम सेकंड पॉइंट में लिखी हुई कि वो मिक्स नहीं होना चाहते डोमिनेंट कल्चर के साथ जो कंट्री में है, एंड दे वांट टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी इन सम रिस्पेक्ट, ठीक है। जो कुछ एरियाज हैं जो उन्हीं के हैं, उनमें वो अपनी आइडेंटिटी बना कर रखना चाहते हैं, चाहे वो फिर लैंग्वेज के बारे में हो गई, ठीक है, वर्शिप के बारे में हो गई, ठीक है, वो अपनी ही लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, अपनी जगहों पे वर्शिप करना चाहते हैं, अपना ड्रेस कोड पहनना चाहते हैं जो उनके त्योहार हैं, तो ये सारी चीजें वो बचाकर रखना चाहते हैं। सो ये जो थर्ड जनरेशन के राइट्स हैं, ये बेसिकली कल्चरल राइट्स हैं माइनॉरिटीज के, ठीक है, इन लार्ज कंट्री, टू प्रिजर्व देयर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस। ये थर्ड जनरेशन के राइट्स कल्चरल राइट्स हैं माइनॉरिटीज के। किस लिए दिए गए हैं ये राइट्स? ताकि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और जो उनके कल्चर की प्रैक्टिसेस हैं उन्हें बचा सके, है ना, उन्हें सुरक्षित करके रख सके, ताकि वो कहीं खो ना जाए, ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए वो सारी चीजें, है ना, इसीलिए उन्हें बचा के रख सके। काफी बार आपने देखा होगा कल्चरल माइनॉरिटीज का फेयर भी लगता है, मेले भी लगते हैं जहां पर वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट आपको दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं ताकि आप रूबरू हो सको इनके कल्चर से, आप महसूस कर सको कि कल्चरल माइनॉरिटीज क्या है, इनके पास क्या क्या आर्ट एंड क्राफ्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें इसीलिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि हम जो डोमिनेंट कल्चर के हैं वो एक कल्चरल माइनॉरिटीज को भी देख सके, समझ सके उनके कल्चर को और अडॉप्ट कर सके, है ना, उनके कल्चर से भी कुछ चीजें हम अडॉप्ट कर सके। स्टेट की यहाँ पे क्या ड्यूटी आती है? स्टेट की ड्यूटी है कि वो कम्युनल हार्मनी, जो कम्युनिटीज के बीच में एक हार्मनी रहती है, वो उसे मेंटेन करे, एक बैलेंस मेंटेन करे सारी कम्युनिटीज में, है ना, ताकि कम्युनिटीज आपस में फाइट ना करें। एंश्योर ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ सेक्रेड बुक्स ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज। हर रिलीजियस कम्युनिटी की सेक्रेड बुक रहती है, हिंदूज की श्रीमद् भगवत गीता है, मुस्लिम्स की होली कुरान है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को स्टेट का काम है कि वो रिस्पेक्ट करे, एंड फुल सेफ्टी ऑफ देयर होली साइट्स, ठीक है, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो भी हमारी होली साइट्स है जहाँ पर हम जाके पूजा करते हैं, ठीक है, जो हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उन सबको बचा के रखना है स्टेट का, यही काम है। फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रोविजन ऑफ थर्ड जनरेशन राइट्स इज मेंट टू इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग कल्चरल माइनॉरिटीज इन अ लार्ज कंट्री। तो ये बात यही कह रहा है कि जो कल्चरल माइनॉरिटीज है उनमें एक तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स की वजह से एक लार्ज कंट्री में, ठीक है। जो एक बड़ी कंट्री में कल्चरल माइनॉरिटीज रह रही हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा कि हाँ हम भी सेफ हैं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स की वजह से।
ठीक है। इट स्ट्रेंथेन्स देयर एलिजेंस एंड कमिटमेंट टू द नेशन। अगर देखो जो वो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे कल्चरल माइनॉरिटीज, तो वो जाहिर सी बात है कंट्री से प्यार करेंगे और कमिट करेंगे खुद को कंट्री की तरफ। ठीक है, कंट्री को जब हेल्प चाहिए होगी तो ये माइनॉरिटीज जरूर हेल्प के लिए आगे आएंगी। इट प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिल्कुल, इंडिया एक डाइवर्स नेशन है यार, काफी सारे कल्चर्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, काफी सारे कल्चर्स, काफी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में, तो एक तरीके से यूनिटी है हम सबके बीच। ठीक है, तो इसी तरीके से इट प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी है, सब लोग अलग अलग हैं लेकिन यूनाइटेड हैं। ठीक है, किस वजह से? बिकॉज ऑफ थर्ड जनरेशन राइट्स की वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रेटर्निटी की वजह से, ब्रदरहुड, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है हमारे बीच। ठीक है, तो आपको ब्रदरहुड का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिल गया, फ्रेटर्निटी का भी कॉन्सेप्ट देखने को यहाँ पे आपको मिल गया। मोर ओवर, एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कल्चर्स एनकरेजेस पीपल टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, आर्ट, स्किल्स एक्सेट्रा। वही जो मैंने आपको नहीं कहा कि मेले काफी बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, काफी सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि हम कल्चरल माइनॉरिटीज के कल्चर से रूबरू हो सके, उनकी आर्ट देख सके और उनके कल्चर से कुछ चीजें अडॉप्ट कर सके। राइट, सो ये हमने एक पॉजिटिव साइड देख ली इन कल्चरल माइनॉरिटीज की। अब एक नेगेटिव साइड भी देखते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव साइड क्या है? कभी कभी माइनॉरिटी जो ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, जो कल्चरल माइनॉरिटीज रहती हैं, ये कुछ कुछ फीचर्स को छोड़ना नहीं चाहती हैं। ठीक है, इनके कुछ अच्छे फीचर्स है कि हाँ भाई लैंग्वेज है, आपका कल्चर है, आपकी जो आर्ट है, आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आप उसे मेंटेन करके रखना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, रखो। लेकिन जो आपकी बुरी चीजें आपके कल्चर में, जो आपके कल्चर में कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है, ठीक है, कैसी है वो प्रैक्टिसेस? जैसे कि कुछ भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो अच्छी नहीं है, जैसे कि लड़कियों को मारना, ठीक है, शादी के बाद उनसे बहुत ज्यादा दहेज लेना, कुछ भी ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं कल्चर में आपके जो कि नहीं होनी चाहिए, तो लॉ यहाँ पे बीच में आता है। लॉ इन प्रैक्टिसेस को हटाता है, चाहे वो कल्चरल माइनॉरिटीज हो, चाहे वो डोमिनेंट कल्चर हो। ठीक है, लॉ के लिए सारी चीजें एक है। लॉ मानता है कहीं भी जो चीजें गलत हो रही होंगी वहां वो स्टेप इन करेगा, वहां वो सामने आएगा। तो इसीलिए कभी कभी माइनॉरिटीज ग्रुप इंसिस्ट ऑन रिटेनिंग सर्टेन आउटडेटेड, irrational and unjust practices in the name of maintaining their identity, ठीक है, and oppose any law which intends to change those practices। तो क्या होता है, कभी कभी माइनॉरिटीज अनजस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग देयर आइडेंटिटी, वो कहती है कि हमें अपनी आइडेंटिटी बचा के रखनी है, नहीं तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए हम ये प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो प्रैक्टिसेस गलत क्यों ना हो। और लॉ, और जो भी लॉ इस चीज के अगेंस्ट जाता है वो इस चीज को अपोज करती हैं। ठीक है, जो भी लॉ इन प्रैक्टिसेस को हाथ लगाने की कोशिश करता है कि नहीं ये प्रैक्टिसेस हटनी चाहिए, ये माइनॉरिटीज उस लॉ को अपोज करने लगती हैं, उसके अगेंस्ट जाती हैं एंड काफी बार दंगे भी करती हैं। बेसिकली ये प्रोटेस्ट करती हैं जो लॉ इनके खिलाफ जाता है। अब यार सोसाइटी का रोल क्या है? सोसाइटी का रोल यही है यार कि पीपल शुड कम फॉरवर्ड, ठीक है, कम टुगेदर टू अपोज अनजस्ट एंड इररेशनल एलिमेंट्स फाउंड इन डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, हर कल्चर में कुछ अजीब सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, है ना, अनजस्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, एक तरीके से भेदभाव देखने को मिलता है। वो सारी चीजें जैसे किसी भी कल्चर में है तो हमें उसे अपोज करना चाहिए, है ना, हमें उसके अगेंस्ट जाना चाहिए, हमें मिल के उस चीज को हटाना चाहिए उस कल्चर से। These are rights of people to self determination। सो ये लोगों के राइट्स हैं टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सकें विदाउट किसी के इंटरफेरेंस के। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और लोग अपने डिसीजंस खुद ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल गया है थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स में, ताकि यहाँ पे यही मतलब था कि जो कल्चरल माइनॉरिटीज है हम उनके कल्चर से कुछ चीजें सीख सकें। ठीक है, ना कि उन्हें अपनी कंट्री से भगाया जाए, है ना, हम भी उनके कल्चर की कुछ चीजें अडॉप्ट कर सके। राइट, यही मतलब होता है ब्रदरहुड का, यही मतलब होता है फ्रेटर्निटी का। जो भी चीजें हमने उनके कल्चर से अडॉप्ट की, हमने उन्हें अपना भाई बंधु बना के रखा, भले ही वो माइनॉरिटी से थे। ठीक है, दीज राइट्स गिव इंडिविजुअल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अ फेयर शेयर इन रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। देखो अब क्या है, जो ये थर्ड जनरेशन राइट्स हैं, ये एक तरीके से आपको वर्ल्ड सिटीजनशिप देते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में आपकी एक तरीके से सिटीजनशिप हो जाती है, आप पूरी दुनिया के ही एक तरीके से सिटीजन बन जाते हो।
कैसे आपको एक इंडिविजुअल को एक्सेस होती है रिसोर्सेस की, ठीक है, जो भी अर्थ और स्पेस के रिसोर्सेस है वो आपके लिए भी हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए हैं। राइट टू हेल्दी ग्लोबल एनवायरमेंट, आपको एक अच्छे एनवायरमेंट में रहने का अधिकार है, ठीक है, अच्छा एक हेल्दी एनवायरमेंट में रहने आपका अधिकार है। पीस एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, कहीं किसी कंट्री में अगर बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, ठीक है, तो एक दूसरी कंट्री उसकी हेल्प करती है। क्यों करती है? क्योंकि लोगों का अधिकार है कि उन्हें पीस और एक अच्छे से ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिले, जो उन्हें तकलीफ हुई है उस डिजास्टर की वजह से वो उनकी तकलीफ कम हो, ठीक है। एंड एक्सेस टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन, जो भी साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पूरी दुनिया में वो आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि आपका अधिकार है। तो ये सारे राइट्स क्या हैं? ये सारे राइट्स कहाँ से निकल के कर आ रहे हैं? ये सारे राइट्स निकल कर आ रहे हैं थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स की वजह से, ठीक है। ये आपको एक तरीके से वर्ल्ड सिटीजनशिप तो दे रहे हैं ना, पूरी दुनिया की में आपको एक्सेस मिल रही है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो और चीजें सीख सकते हो। और जो इंटरनेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशंस है वो इन राइट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, वो इन राइट्स की बात करती हैं, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके और आपको नेचुरल डिजास्टर्स की जब टाइम हो तब आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर आपको हार्म हुआ है तो उसे रिलीफ दिया जा सके आपको, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बात करती हैं। तो एक तरीके से थर्ड जनरेशन के राइट्स का कैरेक्टर एक इंटरनेशनल लॉज से भी रिलेटेड है कि नहीं है ना। सो यहाँ पे एक मैंने कंपैरिजन की टेबल दे दी है थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से कंपेयर किया गया है कि क्या क्या इंक्लूड होगा किस राइट में। प्लीज इस टेबल को जरूर एक बार रीड करिएगा, काफी अच्छी टेबल है ये, राइट। सो गाइज लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक. So the differences between each generation of rights can help us to better understand how broad the field of human rights is and how varied the issues involved truly are. ठीक है, सो ये जो डिफरेंसेस हैं यार ईच जनरेशन ऑफ राइट्स में, ठीक है, जो सारी जनरेशंस हमने डिस्कस की उनके बीच का डिफरेंस हमें हेल्प करता है ये समझने में कि ह्यूमन राइट्स की फील्ड कितनी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। और सच में ये हमें रीड करने पे भी पता चला कि ह्यूमन राइट्स कितने ज़्यादा फैले हुए हैं, कितने ज़्यादा वो हमारी ज़िंदगी में है, कितनी बड़ी फील्ड है ये ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। और जो इश्यूज इन्वॉल्व्ड है हर राइट्स के साथ हमने देखा कि इश्यूज भी थे, ठीक है, प्रॉब्लम्स भी थी, तो ये भी हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम्स कितनी डिफरेंट है हर जनरेशन में, हर जनरेशन के राइट्स में, है ना। सेकेंड पॉइंट है ईच काइंड ऑफ राइट इज बेस्ट फुलफिल्ड थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन। अब हर एक राइट को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे सिटीजन तक, तो हर राइट के लिए डिफरेंट लेजिस्लेशंस है, डिफरेंट लॉज है, एंड रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट जनरेशन ऑफ राइट्स कैन इम्प्रूव आवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर इशू। तो अगर जब हम जनरेशन ऑफ राइट्स के बीच का डिफरेंस समझ जाएंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमें लॉ लेकर आना चाहिए ताकि वो राइट उस प्रॉब्लम को ठीक कर सके, ठीक है। जो भी डिफरेंट इश्यूज हमें समझ में आए हैं डिफरेंट जनरेशंस में, हम उन्हें कैसे हटाएंगे भाई, जब हम उन्हें राइट्स देंगे अलग अलग, और राइट्स कैसे मिलेंगे, डिफरेंट लेजिस्लेशंस की वजह से मिलेंगे। तो अगर हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई हर जनरेशन में तो हम अच्छे से लॉ बना पाएंगे और अच्छे से राइट्स दे पाएंगे सिटीजन्स को अलग अलग प्रॉब्लम से निपटने के लिए, ठीक है, उन्हें अलग अलग राइट्स दे पाएंगे। सो गाइज आई होप हमने आज जो भी डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, या लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, आप वहां भी आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स आपके जरूर सॉल्व करूंगी, कमेंट में भी जरूर आंसर करूंगी, ये मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ। प्लीज ये वीडियो जिस तक भी पहुंचना चाहिए उस तक पहुंचा देना, ठीक है, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड लेट्स मेक दिस कम्युनिटी मोर स्ट्रॉन्ग, इस कम्युनिटी का पार्ट बनो, जो लॉ मेट फैमिली है उसका पार्ट बनो, हमें इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।